गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जब हम लाइट की हेल्प से फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जब लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, जिसको कहते हैं हम फिजिको केमिकल प्रोसेस, ये होता है फोटोसिंथेसिस। ऐसी ही डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी है। पहले एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट लाइन थी वो मार्क करिए। उसके अलावा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके सब हम सब प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉप हो चाहे हेट्रोट्रॉप हो, कार्निवोर हो चाहे जो मर्जी हो, सारे के सारे हम इनडायरेक्टली सभी प्लांट पे डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? जो भी ग्रीन प्लांट्स है वो जो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। वो सारे के सारे डिपेंडेंट हो गए प्लांट पे। अब जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं या कार्निवोर्स होते हैं वो किन पे डिपेंड है? वो जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है। जैसे जैसे फूड चेन होती है पूरी, कि जैसे जो रैबिट है वो घास खाते हैं। अब रैबिट को या फिर हिरन को शेर खाता है। तो ये सारे के सारे अगर जैसे वो घास नहीं खा पाए, शेर वो घास वगैरह कोई ऐसे ग्रीन प्लांट्स ना हो, तो क्या होगा? जितने भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ये फूड चेन ब्रेक होती रहेगी। तो सारे के सारे, चाहे वो कोई भी हो, सबके सब हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट लाइन है, ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मैंने अभी बताया कि ये जो लाइट एनर्जी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। उसको हम कहते हैं जो केमिकल एनर्जी से जो फूड बनता है उसको हम कहते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसमें अब ये और भी केमिकल एनर्जी से जो फूड बन रहा है ये क्या बनेगा? ये फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कोई सा भी, ग्लूकोज हो गया जैसे एग्जांपल C6H12O से, ये सारे के सारे, इनको हम कहते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए कि फिजिको केमिकल प्रोसेस क्या होता है। अब फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू 2 रीजन्स। प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, ये प्राइमरी सोर्स है सभी का। और दूसरा है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर, और ये ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। ये रीज़न है, ये 2 रीज़न इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब पहले ये चीज़ पता नहीं थी कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें होनी ही चाहिए। जैसे क्लोरोफिल होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, CO2 होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें तो हमें एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चली है। हमें ये एक्सपेरिमेंट सारे पढ़ने हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट ऑन द लीफ, लाइट एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। ये PYQ है, लास्ट टाइम आया था। क्लोरोफिल या लाइट 2 ऑप्शन दे रखे थे, उसके अंदर 2-3 ऑप्शन जैसे ऐसे लिखा हुआ था, क्लोरोफिल, लाइट और एक जगह पे डैश डला हुआ था। हमें बताना था कि और कौन सी चीज़ होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। तो ऐसे ये PYQ आया था एक बार। अब इसमें नेक्स्ट आता है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि लाइट और क्लोरोफिल, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि लाइट और क्लोरोफिल दोनों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो इन्होंने क्या किया, एक लीफ ले ली, उसको आधा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और आधे पे लाइट आने दी, मतलब सनलाइट आने दी। तो उसमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस सिर्फ वहीं पे हुआ, वो जो ग्रीन पार्ट था और जो लाइट के प्रेजेंस में था। जो ब्लैक वाला पार्ट था वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये दोनों लीव्स को किसके लिए रखा था कि स्टार्च की प्रेजेंस कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। इससे हमें क्या पता चला था कि ये सिर्फ सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट वहीं होंगी जो पार्ट लाइट के प्रेजेंस में है। लाइट का एक्सपोजर जहाँ पे हो रहा है, जो पूरा ब्लैक पेपर से कवर है, वहाँ पर सब कुछ ही एब्सेंट था, वहाँ कोई चेंज नहीं आया। तो इससे हमें पता चला था कि लाइट, क्लोरोफिल दोनों फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है।
फिर हुआ दूसरा एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि CO2 भी ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इन्होंने क्या किया, ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ लाइट और क्लोरोफिल में ही हो जाए, CO2 इम्पॉर्टेंट होता है या नहीं होता। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक पत्ती ली, उसको टेस्ट ट्यूब में आधा डाल दिया, आधे, और जितना पार्ट टेस्ट ट्यूब में गया था, टेस्ट ट्यूब में पहले से ही KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन रखा हुआ था, डिप करा हुआ, कॉटन में डिप करा हुआ वो रखा हुआ था। वो क्या करता है, KOH जो होता है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं CO2 को। अब पूरा का पूरा CO2 गायब हो गया, तो उसमें क्या हुआ, अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर, बाकी का जो आधा पार्ट था वो पूरा, उस पे पूरे पे सनलाइट आ रही थी। सनलाइट तो अंदर टेस्ट ट्यूब वाले में भी आ रही है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें CO2 नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाला पार्ट जो है, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, वो सारा का सारा KOH सोक्ड कॉटन में रखा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके अंदर का सारा CO2 एब्जॉर्ब हो चुका है, और इसको कुछ देर के लिए रखे रहने दिया। फिर क्या हुआ, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ लीफ टेस्ट पॉजिटिव फॉर द स्टार्च। जो एक्सपोज्ड पार्ट था, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं था, बाहर वाला जो पार्ट रह गया था, उसमें पूरे में स्टार्च प्रेजेंट था, और जो अंदर का पार्ट था उसमें स्टार्च नहीं था। तो CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ से पता चला था कि CO2 भी होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि जो एक पत्ता लिया, उसके ऊपर ब्लैक पेपर लगा दिया। ब्लैक पेपर लगाने से क्या हुआ, वहाँ पर लाइट आनी बंद हो गई, सनलाइट की रेज नहीं आ रही थी, वहाँ पे स्टार्च एब्सेंट था, वहाँ पे स्टार्च नहीं था, वहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो पार्ट लाइट के प्रेजेंस में था वहीं पे हुआ। तो उससे उन्हें पता चला कि अच्छा, क्लोरोफिल और लाइट दोनों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि जो पत्ता था, जो टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब तो ग्लास की बनी होती है, उसमें लाइट पहुंच जाती है। तो इन्होंने क्या किया, उसके अंदर KOH के सोल्यूशन डिप करा हुआ कॉटन अंदर रख दिया, और उसमें पत्ता लगा दिया। पत्ता आधा पूरा कॉटन में था, आधा पूरा लाइट दिख रही थी, लाइट की प्रेजेंस में था, एक्सपोज टू एयर था। क्या हुआ, जो अंदर का था उसमें जो KOH सोल्यूशन होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता रहता है, उसने CO2 पूरी एब्जॉर्ब कर ली। तो वहाँ पर जो स्टार्च टेस्ट हुआ वो नेगेटिव आया। कॉटन, क्योंकि CO2 पूरी की पूरी वहाँ थी नहीं, वहाँ पे स्टार्च आया नेगेटिव। तो उससे हमें पता चला कि अच्छा, इसके लिए CO2 भी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर उसके बाद और 4 एक्सपेरिमेंट हुए। अब एक नाम आया, जोसेफ प्रिस्ले। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये 2 एक्सपेरिमेंट थे, इसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पता चला। पहले में पता चला लाइट और क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, दूसरे में पता चला कि CO2 भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आए जोसेफ प्रेस्ले, ये इनका 1733 to 1804। इसमें ये वाला सन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि 1770 में दे रिवील्ड इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। इन्होंने 1770 में बताया था कि जो एयर होती है उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ में। ये 1770 में बताया इन्होंने। और 1774 में इन्होंने बताया, डिस्कवर्ड किया था ऑक्सीजन। ये लिखा हुआ है, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। ये दोनों सन इम्पॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए कि किस में क्या हुआ। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, पहले 2 बेल जार लिए, एक जार लिया जो कि जिसमें से ऐसे एयर पास नहीं हो सके, ऐसा जार लिया। उसमें क्या किया, सबसे पहले एक चूहा रख दिया और एक मोमबत्ती जला के रख दी। थोड़ी देर में देखा कि वहाँ सफोकेशन से मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया, बेहोश हो गया, फेंट हो गया। वो दोनों के दोनों सर्वाइव नहीं कर पाए ऐसे एटमॉस्फेयर में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दूसरे वाले जो जार लिया, उसके अंदर एक चूहा रखा, एक मोमबत्ती रखी, और साथ में एक ग्रीन प्लांट भी रख दिया, मिंट प्लांट रख दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो भी, जैसे जो रैट था और जो कैंडल थी, इनसे क्या हो रहा था कि CO2 निकल रही थी। जो प्लांट था वो क्या कर रहा था, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा था और वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। तो थोड़ी देर में देखा कि ये
चूहा भी जिंदा रहा और मोमबत्ती भी जलती रही। तो अभी ये एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, इन्होंने लिखा है, अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, अ बेल जार सून गेट extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocated in a closed space. जो ये जार रखे हुए थे, इसमें थोड़े टाइम में जो माउस था वो सफोकेशन से फेंट हो गया था। He concluded that a burning candle or animal that breathed the air both somehow damaged the air. ये क्या कर रहे थे, अंदर अगर पूरा क्लोज्ड स्पेस है तो उसमें कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो नहीं रहा, वहाँ से सिर्फ CO2 निकलती जा रही है, अंदर कोई एयर आ नहीं रही। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन स्मॉल बेल जार एंड ही फाउंड माउस स्टे अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। कैंडल भी जलती रही और चूहा भी जिंदा रहा। तो प्लांट रिस्टोर द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। प्लांट जो है वो उसको रिस्टोर करता रहा, एयर को क्या कर रहा था, वो ऑक्सीजन छोड़, प्लांट ऑब्वियसली ऑक्सीजन छोड़ेगा और CO2 को एब्जॉर्ब करता रहेगा। जो चूहा और कैंडल था दोनों में से क्या निकल रहा था, जैसे चूहा जो सांस ले रहा होगा उससे CO2 रिलीज हो रही होगी, जो कैंडल होती है उससे भी CO2 आती है, तो उससे पूरा प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता जा रहा था। तो उससे क्या पता चला कि प्लांट रिस्टोर द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव्स। ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट बताया था। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, अब आए फिर जैन इंजन हाउस। इन्होंने क्या बताया कि सनलाइट इज इसेंशियल टू प्लांट्स। इनका ईयर है ना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1730 to 1799। इन्होंने क्या किया, एक एक्वाटिक प्लांट लिया, उसको एक बीकर में, एक वो जो फनल शेप का बीकर होता है ना, वो उस प्लांट के ऊपर रख दिया और उसमें पानी भर दिया। अब उससे क्या हुआ, फनल शेप का जो बीकर होता है ना उसमें ऊपर छोटी नैरो ओपनिंग होती है। क्या हुआ, जब ब्राइट सनलाइट पड़ी तो उसमें से ना छोटे छोटे बबल्स बाहर आने शुरू हो गए अराउंड द ग्रीन पार्ट ऑफ, वाइल डार्क दे डिड नॉट। मतलब सिर्फ ऐसा तब हुआ कि जब सनलाइट थी, जब सनलाइट नहीं थी तो कोई चेंज नहीं आ रहा था। बाद में इन्होंने देखा कि जो वो बबल थे वो ऑक्सीजन के थे, तो उससे पता चला ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। और इससे पता चला कि सनलाइट भी इम्पॉर्टेंट है। अब फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में पता चला, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था 1854 में, जूलियस वन सैक प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। इन्होंने बताया कि जो ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं एंड ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट लोकेटेड इन सम स्पेशल बॉडीज जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं विद इन द प्लांट सेल। ही फाउंड दैट ग्रीन पार्ट इन प्लांट वेयर ग्लूकोज इज मेड। ये जो ग्रीन पार्ट होता है यहाँ पे ग्लूकोज बनना शुरू होता है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज ए स्टार्च। इनके एक्सपेरिमेंट से जैसे इम्पॉर्टेंट याद रखने का सिर्फ ये है कि इन्होंने बताया था कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर एज ए स्टार्च। मतलब जूलियस वन सैक के एक्सपेरिमेंट में इम्पॉर्टेंट है कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन इज स्टोर्ड एज ए स्टार्च एंड लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज। ठीक है, बस इतना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आए TW एंजलमैन। ये आए 1843 to 1909। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है वो रेड और ब्लू लाइट में होता है। इन्होंने क्या सबसे पहले क्या करा, बैक्टीरिया को यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मेनली इन द रीजन, जो बैक्टीरिया था वो सबसे ज़्यादा उनकी मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे हुई, जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट, जैसे जो सन से, जैसे सब लोगों को पता ही होगा कि जो सनलाइट होती है उससे विबग्योर की फॉर्म में वो स्प्लिट होती है। विबग्योर की फॉर्म में वो स्प्लिट होती है, तो उसमें देखा गया कि जहाँ पे ब्लू और रेड रीजन था वहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ हो रही थी बैक्टीरिया की। और इसमें बताया बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम एंड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस।
और एक ये याद रहना चाहिए कि इसमें एब्जॉर्ब किस में होंगे, क्लोरोफिल ए और बी। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए एंड बी, और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रेड और ब्लू रीजन में होती है। इसको फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये था TW एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हुआ बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी प्लांट को यूज द लाइट टू मेक अ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। इसमें बताया इनका एम्पेरिकल इक्वेशन, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, CO2H2O गिव्स C6H12O6। अब इसमें इन्होंने क्या करो, इस वाली इक्वेशन को ना पूरी को, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उस पूरी को, उसको, या फिर ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है इस वाली को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगी जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। जैसे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6 CO2, फिर आ जाएगा 6 H2O गिव्स C6H12O6। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हो गए, हाइड्रोजन के 12 हो गए, 2 × 6 12, ऑक्सीजन के 6 हो गए, प्लस 6 O2। ये हो गई पूरी इक्वेशन। अब इसके बाद में फिर आए कॉर्लिनियस वन नील, ये आए 1897 to 1985। अब ये इन्होंने क्या बताया, इन्होंने लिया एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उससे रिएक्शन करवाई। पहले क्या होता था कि हम जब CO2 प्लस H2O लेते थे तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता था। अब क्या हुआ, जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा तो CO2 प्लस H2S लिया, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, C6H12O6 वो तो सेम कंपाउंड बना। उसके बाद क्या बना, उसके बाद सल्फर और सल्फेट बना, यहाँ से ऑक्सीजन नहीं बना। तो इन्होंने क्या बताया फिर कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन फॉर्म्स अ सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड, reduces कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इन्होंने क्या किया, क्या बताया, जैसे हम CO2 प्लस H2O ले रहे हैं या CO2 प्लस H2S ले रहे हैं, तो ये H2O H2S, या बुक में दे रखा है S की जगह आप A लगा लो, H2A। तो इसमें क्या है, ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन वाले, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड्स हैं, और जो कि आगे जाके कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीडाइज टू O2। सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे फोटोसिंथेसिस के टाइम। व्हेन H2S, जब हम H2S ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट। जो ऑक्सीजन रिलीज होता था ना उसकी जगह पर सल्फर या सल्फेट रिलीज हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि O2 इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम H2O नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हम CO2 प्लस H2O लेते हैं ना, तो ये CO2 से ऑक्सीजन नहीं आता, ये जो हम H2O वाटर लेते हैं ये ब्रेक होता है और यहाँ से हमें यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये इन्होंने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में। O2 इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, लेटर प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। बाद में इसको रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से भी प्रूव कर दिया। फिर इन्होंने बताई करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, 6 CO2 12 H2O गिव्स लाइट। तो इससे क्या बनेगा, C6H12O6, ये प्रोडक्ट हमें पता ही है, प्लस 6 H2O, यहाँ पे हमने 12 H2O लिए, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 H2O प्लस 6 O2। C6H12O6 represent glucose. O2 released from the water was proved using radioisotope technique. इम्पॉर्टेंट इनका यही था कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है वाटर से, वो CO2 से रिलीज नहीं होता। ये इन्होंने बाद में रेडियो आइसोटोप टेक्निक से भी प्रूफ कर दिया था। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हो गए हमारे सारे जितने एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं सारे कंप्लीट। एक्सपेरिमेंट्स के बाद आते हैं कि फोटोसिंथेसिस
वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ पे, ये यहाँ दे रखा है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ये हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं बट ये हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, कोई सजेशन देना हो तो वो भी दे सकते हो, कोई चीज़ दोबारा रिपीट करानी हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। सबसे पहले यहाँ पर था वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। द मेसोफिल सेल्स in the leaves have a large number of chloroplasts. Chloroplasts align themselves along the wall of mesophill such that they get optimum quantity of incident light. मतलब ये होगा कहाँ पे, ये ग्रीन पार्ट्स में होता है, उसमें भी मेसोफिल टिश्यू और उसमें भी मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स में होता है, इसमें क्या होते हैं, जो मेसोफिल सेल्स होते हैं लीफ के उनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो साइड्स में अरेंज होते हैं, हमेशा कॉर्नर्स में अरेंज होते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है क्लोरोप्लास्ट अलाइंग देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, वो साइड वॉल्स में अरेंज होते हैं, वॉल्स के साइड पे। अगर मैक्सिमम लाइट आएगी तो क्या होता है कि ये ना ऐसे वर्टिकली अरेंज हो जाते हैं, और अगर मिनिमम लाइट आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके इसलिए ये हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाते हैं। ये PYQ है, ये पहले आया है कि ये मैक्सिमम लाइट होगी तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट का, और मिनिमम होगी तो कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है होगा तो ये हमेशा ही मेसोफिल, ये जो वॉल है इसके साइड पे, वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स इसके साइड्स पे अरेंज होगा, लेकिन वर्टिकली हो जाएगा। जब वर्टिकली अरेंज होगा जब बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है जिससे कि वो मिनिमम एब्जॉर्ब कर पाए, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे। जब मिनिमम लाइट आएगी तो क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टली होगा। जैसे आप अपना खुद का एग्जांपल लेके देखो कि अगर बहुत तेज़ धूप पड़े तो आप खड़े रहना ज़्यादा पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लेटेंगे तो और गर्मी में और ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो ये सारी हमें और परेशानी होगी उससे। लेकिन अगर बहुत कम लाइट है तो क्या करोगे, आप आराम से रिलैक्स होकर बैठना ज़्यादा वहाँ पे पसंद करोगे। ऐसा ही इनके साथ है, अगर बहुत ज़्यादा लाइट आएगी तो ये स्ट्रेट ऐसे वर्टिकली खड़े हो जाते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट हो जाते हैं इनमें सब में, साइड्स पे वर्टिकल अरेंजमेंट होगा जब मैक्सिमम लाइट आएगी। जब ये लाइट कम होगी, मिनिमम लाइट होगी, तो क्या होगा कि आराम से बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाते हैं। बस आज के लिए इतना बहुत है, फिर नेक्स्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।